अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मनरेगा पर हमला, गरीबों के हुकूक़ पर ज़र्ब, मुल्कगीर तहरीक नागुज़ेर। CWC इजलास में खड़गे का ऐलान। मोदी गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनरेगा के खात्मा और SIR के निफाज को करार दिया संगीन। RSS और BJP के हवाले से नरम गोशा का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मोदी का सख्त मुखालिफ हूँ, दिग्विजय सिंह की वजाहत। हिजाब वाली खातून BMC की मेयर क्यों नहीं बन सकती? वाइस पठान के सवाल ने मुंबई बल्दी इंतखाबात की मुहिम में नई बहस छेड़ दी। और सलमान खान की 60वीं सालगिरह पर बॉलीवुड ने मनाया जश्न। सख्त सिक्योरिटी के बीच सलमान ने मुदाहों के साथ काटा केक। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां जमहूरियत, आइन और शहरी हुकूक शदीद दबाव में है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत ने मनरेगा को ख़त्म करके करोड़ों गरीब और कमज़ोर तबक़ात को बेसहारा बना दिया है और ये इक़दाम महज एक स्कीम का खात्मा नहीं बल्कि हक़ रोज़गार पर बराह रास्त ज़र्ब है। इन्होंने जोर देकर कहा कि मनरेगा के खिलाफ फैसले के रद्द अमल में मुल्कगीर अवामी तहरीक नागुज़ीर है। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हालत में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूरों के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव अपनी बुलंद करने का संकल्प लेते हैं। जय संविधान, जय हिंद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस इजलास में मुल्क भर से कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। इस खुसूसी इजलास में मनरेगा से मुतालिक हुकूमती फैसलों को हुकूक, वफाकी ढांचे और देही मईशत पर बराह रास्त हमला करार दिया। कायदीन ने कहा कि मनरेगा महज एक फलाही स्कीम नहीं थी बल्कि खौफ पर मुबनी तसव्वुर था जिसके ज़रिए करोड़ों लोग को कम से कम उजरत और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ मिला। उनके मुताबिक ये प्रोग्राम पंचायती राज के निज़ाम की तीसरी सतह को सियासी शराकत, फंडिंग और इदारा जाती हिमायत फ़राहम करने का मौसर ज़रिया भी था। SIR के निफाज पर भी कड़ी तनकीद की गई।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह की जानिब से आरएसएस की तंजीम साजी की तारीफ किए जाने के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। उनकी इस तारीफ को बीजेपी से करीब होने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से लौटते हुए दिग्विजय सिंह ने दो टोक अंदाज में कहा है कि वो वज़ीर आज़म मोदी और आरएसएस के सख्त मुखालिफ हैं और बीजेपी व आरएसएस के हवाले से नरम गोशा का सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। पीएम की जो फोटो आपने ट्वीट की है, हाँ, वो उसको माना जा रहा है कि ये तारीफ है बीजेपी की, आरएसएस की और मोदी की। बात ऐसा नहीं है, मेरी तारीफ संगठन की है। थोड़ा सा सीधा मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की आप बात किसने करें, कहा? कांग्रेस पार्टी के संगठन को किसने लेकर कहा? ऐसी बात आपने भी तो संगठन को लेकर के काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते हैं आपकी पार्टी का संगठन आपके उदाहरण गलत हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सर केसी वेणुगोपाल की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में? क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं? संगठन महासचिव किसने उठाए? किसने उठाए? जो कांग्रेस संगठन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, pragmatic decentralized functioning, what do you mean by that? What I said? दिग्विजय सर, So when you say decentralization, what sort of decentralization are you looking? क्या Because चाहते in हैं this आप? vast country, if you see my tenure as chief minister, if you see my tenure as a PCC president, I have functioned only through a decentralized manner. उधर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनरेगा को ख़त्म करने के बीजेपी के मंसूबे को तशवीशनाक करार दिया है। इन्होंने कहा कि वो इस मसले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इन्होंने SIR के निफाज को भी संगीन और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी अमल करार दिया है। आप सबका स्वागत। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है
और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में रहे उन्नाव आजमगढ़ी मामले में मुजरिम बीजेपी के साबिक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई जमानत की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि पार्टी हर हाल में मुतासिरा के साथ खड़ी है। इन्होंने कहा कि जब तक मुतासिरा को इंसाफ नहीं मिल जाता कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। कांग्रेस खवातीन विंग की कौमी सदर अलका लांबा ने उन्नाव आजमगढ़ी मामले में सीबीआई के किरदार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस केस में सीबीआई का रोल देखते हैं तो ये समझना मुश्किल है कि हमें जांच एजेंसी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुलदीप सेंगर को जमानत मिलना सीबीआई की तरफ से मामले में कमजोरी से लड़ना एक वजह है। सीबीआई की भूमिका पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि पीड़िता मात्र सीबीआई नहीं, हाईकोर्ट के दोनों जजों पर भी सवाल उठा रही है, और सवाल पूरा सिस्टम को उठाना चाहिए। कैसे ये हो रहा है, उम्र कैद की है ना, कैसे ये सब हो रहा है कि एक शख्स जो दोषी करार दिया गया है, बलात्कार, नाबालिग बेटी का, हत्यारा, उसके परिवार सब में, उसको आप इतनी आसानी से रिहा कर देते हैं। सीबीआई की भूमिका शक के घेरे में स्वाभाविक तौर पर आना ही है। अंकिता भंडारी वाले मामले में तो सीबीआई को सौंपने की मांग होती रही, लेकिन नहीं सौंपा गया, और यहाँ जब सौंपा गया तो देखा गया कि कितनी कमजोर तरीके से इस लड़ाई को, पीड़िता की लड़ाई को सीबीआई ने लड़ा कि आज दोषी जो है पूरा उसको आजाद कर दिया जाता है। तो बिल्कुल मैं कहूंगी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में बेटियां कतई भी सुरक्षित नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और जो उन्नाव की पीड़िता की इच्छा थी कि वो राष्ट्रपति जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, और राहुल गांधी जी नेता विपक्ष से भी मिले। मुझे खुशी है कि कम से कम वो नेता जो प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनसे सोनिया गांधी जी से मिलकर उसने अपना दर्द को कहा, और जिसपे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पीड़िता को विश्वास दिलाया है कि हम हर तरीके से, कानूनी तौर तरीके से, आर्थिक तरीके से उस बेटी को सुरक्षा और उसके परिवार को हर तरीके से अपनी सरकार जहां है वहां देने में हम वचनबद्ध हैं। अंकिता भंडारी का मामला हो और या फिर मामला हो उन्नाव पीड़िता का, हाथरस के परिवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनको भी वायदा किया गया था कि उन्हें सुरक्षा, नौकरी, हर चीज दी जाएगी, लेकिन वो भी भटक रहे हैं। सो मुझे लगता है समय आ गया है कि देश भर के जो पीड़िताएं हैं, जिनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, वो राजधानी दिल्ली बिल्कुल पहुंचे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके साथ ताकत से खड़ा है न्याय का हक मिलने तक। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। एमआईएम ने भी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार मैदान में लाने का फैसला किया है। इस बीच मजलिस के कायद वारिस पठान ने हिजाब का जिक्र करके एक नई बहस छेड़ दी है। देखिए, देश संविधान से चलता है, संविधान बराबरी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर इनका ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, तो मैं तो संविधान का पालन करने वाला आदमी हूं। तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। बन सकते थे कि पहले भी मुसलमान लोग बने। भारत के प्रेसिडेंट बन चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हामिद साहब, कितने सारे गवर्नर हैं जो बने हैं मुसलमान। मगर ये बोलना कि नहीं, ये बोलने वाला ही बनेगा, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ऐसा नहीं है, जनता जनार्दन है। पब्लिक जिसको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, वो जीतेगा और इंशाल्लाह मेयर बनेगा। तो मुसलमान भी बन सकता है मेयर, मगर इनको तुष्टीकरण करना है, पोलराइज करना है, नफरत फैलाना है, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट की आप बात करो, जवाब नहीं है इनके पास। आप इनको बढ़ती हुई महंगाई की बात करो, जवाब नहीं है। मुंबई में जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है, जिसके लिए मुंबई की उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई, उसके लिए क्या इनके पास है? कोई जवाब नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में क्या इनके पास पॉलिसी है? कोई जवाब नहीं है। बारिश आती है, देखिए जो इलेक्शन होता है ना, ये सिविक इश्यूज के ऊपर है, कॉरपोरेशन का। एक बारिश में आप देखो, आधे घंटे में पूरा मुंबई में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, पानी भर जाता है, ट्रेनें बंद हो जाती है। तो कहाँ है ड्रेनेज सिस्टम का? इतने सालों से सत्ता में सब बैठ के मलाई खाए, इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? इनको सवाल करो, जवाब नहीं देंगे ये आपको। तो ये तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनको एक ही चीज मिल गया है, किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, ध्यान भटकाओ, ध्रुवीकरण करो, पोलराइज करो, अपनी गंदी राजनीति को चमकाओ। मगर महाराष्ट्र की आवाम समझदार है,
इनके झांसों में नहीं जाएगी। वो चाहती है कि उसको वोट दे जो डेवलपमेंट की काम करे, जो उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर इशू पे खड़ा रहे, उनके हक इंसाफ के लिए लड़े। और वैसी महाराष्ट्र की आवाम को एक पार्टी दिख रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये मोहब्बत है हमारे पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्रति, जो आपने अभी महाराष्ट्र में नगर परिषद का चुनाव आया उसमें देखा। लोगों ने हमको काफी भरी संख्या में वोट दिया, 83 हमारे जीते नगर पार्षद, हमारा चेयरमैन बना। तो ये दर्शाता है इस बात को कि लोग एमआईएम की तरफ आ रहे हैं, असद ओवैसी साहब को मान रहे हैं अपना नेता। उनको लग रहा है वाकई में आदमी संविधान की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और लोग वोट देते हैं। और यकीन मानना, ये मीर वाइज उमर फारूक के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी रहनुमा शाजिया अल्मा ने कहा कि एक्स ऐसी तंजीम है जो हिंदुस्तानी कवानीन को तस्लीम करती है। शायद इसीलिए मीर वाइज उमर फारूक ने यह कदम उठाया है। उनमें ये AAC जो है, आवामी एक्शन कमेटी जिसे कहा जाता है, वो UAPA के तहत प्रतिबंधित उनको किया गया है, वो बैंड उनको माना जाता है, और जिससे हुर्रियत एक प्रतिबंधित संगठन बन गया है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्स इंडिया में जो है वो भारत के रूल्स फॉलो करता है। कर्नाटक हाईकोर्ट की उसमें बहुत बड़ी एक रूलिंग भी आई है। तो 1993 में जो गठित था अलगाववादी संगठन ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC के सबसे पहले मीर वाइस चेयरमैन थे। तो इस गठबंधन में काफ़ी अलगाववादी राजनीतिक समूहों को जोड़ा गया था, और उसके चलते APHC ने कश्मीर को एक विवादित मुद्दा भी बताया था। सो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्स एक फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन कॉरपोरेशन है, लेकिन यहाँ के जो रूल्स हैं वो भारत सरकार के ही रूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके चलते मुझे लगता है इस वजह से ही एक्स से उनको चेयरमैन के नाम को हटाना पड़ा होगा। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि 2 अलग अलग वाक़ियों में 2 इंडियन स्टूडेंट्स की अलग अलग मौत हुई है, और गोलीबारी के चलते एक भारतीय PhD स्टूडेंट जिसका नाम शिवांक अवस्थी है, उसकी मृत्यु हुई है। और इसके लिए हमारे जो कॉन्सुलेट है वो लगातार उनका ख्याल भी रख रहा है परिवारों का, और उसने शोक भी व्यक्त किया है। और एक अलग घटना में हिमांशी खुराना नाम की एक युवती जो वहाँ पे स्टूडेंट है, 30 वर्षीय भारतीय नागरिक, उसकी भी हत्या कर दी गई है। और पुलिस को इस बात का संदेह है कि ये मामला कोई नज़दीकी साथी द्वारा किया गया है, और बहुत ही अफसोस की बात है कि 2 अलग अलग भारतीय स्टूडेंट्स को की इस तरह से मौत हुई है। देखिए, बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक है। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी जो तत्व हैं लगातार हिंदुओं की वो हत्या कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मोहम्मद यूनुस के अधीन जो अंतरिम सरकार है उसकी या तो शय पर हो रहा है या उसकी वॉच पर हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है, और हम लोग सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और किसी भी सभ्य समाज में कैसे इसको अलाउ किया जा सकता है, कैसे स्वीकार्य माना जा सकता है। और हिंदू जो वहाँ पे रहने वाला है, बांग्लादेशी हिंदू, कोई बाहरी नहीं है, वो ज़मीन का, सरजमीन का मूल निवासी है, और फिर भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही चिंताजनक है। चाहे वो भारत सरकार हो या हमारी पार्टी हो, हमारी साफ साफ ये मांग है कि जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की जाए, और इस सुरक्षा बांग्लादेश की ही जिम्मेदारी है। और इसमें जो हमारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, इसमें वो चुनिंदा नहीं हो सकती, इसमें सिलेक्टिव आउटरीच नहीं हो सकता। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की आज 60वीं सालगिरह है। सलमान खान ने इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के बीच अपनी रिहाइशगाह के बाहर जमा अपने मुद्दाहों से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। सलमान खान ने इस मौके पर मुद्दाहों की जानिब से लाया गया केक काटा और इनका शुक्रिया अदा किया। सलमान खान का शुमार बिलाशुबा बॉलीवुड के महबूब तरीन अदाकारों में होता है। उनकी वजाहत, मक़नातीसी शख्सियत और दिलकशी ने दुनिया भर में लाखों मुद्दाहों को अपना गर्विदा बना रखा है। वह एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर, TV होस्ट, गुलकार और समाजी कारकुन भी है। अपने मुनफरिद स्टाइल, बेहतरीन अदाकारी और एक्शन फिल्मों की वजह से बॉलीवुड में उनका एक ख़ास मुकाम है। इन्होंने अपने करियर में बेशुमार छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया और वक्त के साथ साथ उनके मुद्दाहों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। सलमान खान की 60वीं सालगिरह के मौके पर बॉलीवुड के मुख्तलिफ सितारों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सितारों ने उनके बर्थडे पर उन्हें मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि इस उम्र में भी वो बॉलीवुड के उफ़्क़ पर यूं ही जगमगाते रहेंगे। सलमान एलिजिबल है बैचलर, मैं सिंगल एलिजिबल हूँ। तो ये मैं 2-3 साल से देख रही हूँ कि हर एक के कमेंट्स आते जब भी वो सलमान और मुझे साथ में देखते कि और शुड गेट मैरिड, और शुड गेट मैरिड।
If nothing, at least y'all can have good-looking children. तो मैं हंसती रहती हूँ and Salman and I joke about it. But on that note, wishing him a very, very happy birthday. I think super hit blockbuster film है तो वो देते ही रहेंगे. उसमें दो राय तो है नहीं. So career के बारे में तो he's only going to keep going like that. But I just wish him the best of health, you know, and happiness. Not only birthday, मैं हमेशा से उनके लिए अच्छी विशेज़ रखती हूँ. मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा से अच्छा काम करते रहे जो इतने सालों से करते आ रहे हैं. रियल लाइफ में हो, ऑन स्क्रीन हो, एवरीथिंग. ही इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग. ही इज़ somebody with a very pure heart and my good wishes to him always. And because उनका बर्थडे है तो स्पेशली हैप्पी बर्थडे सलमान सर. एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. एंड क्योंकि उनके अंदर तो बहुत सारी क्वालिटी, वन क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती है. मैंने कहा ना, ही इज़ गॉट अ वेरी प्योर हार्ट. ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. अच्छा, स्टाइल स्टाइल तो है बट सी आई अप्रिशिएट द क्वालिटीज़ जो आंखों से नहीं दिखती. स्टाइल आंखों से दिख जाता है, हर चीज़ आंखों से दिख जाती है, पर एक इंसान का नेचर होता है जब तक आप उनको नज़दीक से नहीं जानते हो, जैसे आपका एक पर्सनल रैपो ना हो, तब तक आपको वो इंसान का नेचर, पर्सनालिटी समझ में नहीं आती है. I have been fortunate enough to have that kind of relationship with him and that is the reason why I love his nature. यार मैं यही विश करूंगा कि वो जिस तरह से दबंगाई और दबंग हैं वैसे ही लाइफ में रहे. ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही इज प्योर. जनरली सब लोग एडल्ट्रेट हो जाते हैं इंडस्ट्री में, या फिर किसी एक इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, बट ही इज प्योर एंड ऑनेस्ट एंड वो जैसे हैं वैसे ही हैं. और वो बहुत इंस्पायर करता है लोगों को और मुझे भी, कि आप एग्जैक्टली जो फील कर रहे हैं या फिर जो है आपके अंदर चल रहा है वो एग्जैक्टली आप ऐसे ही दर्शाएं. वो बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में. सो मैं उनको बस यही बोलूँगा कि जैसे वो हैं, ही इज़ अमेजिंग एंड मेरा बहुत प्यारा और गहरा रिश्ता है उनके साथ. सो यस, थैंक. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र. मनरेगा पर हमला, गरीबों के हुकूक पर ज़र्ब, मुल्कगीर तहरीक नागुज़ेर. CWC इजलास में खड़गे का ऐलान. मोदी गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस. मनरेगा के खात्मा और SIR के निफाज को करार दिया संगीन. RSS और BJP के हवाले से नरम गोशा का सवाल ही पैदा नहीं होता. मैं मोदी का सख्त मुखालिफ हूँ, दिग्विजय सिंह की वजाहत. हिजाब वाली खातून BMC की मेयर क्यों नहीं बन सकती? वाइस पठान के सवाल ने मुंबई बल्दी इंतखाबात की मुहिम में नई बहस छेड़ दी. और सलमान खान की 60वीं सालगिरह पर बॉलीवुड ने मनाया जश्न. सख्त सिक्योरिटी के बीच सलमान ने मुदाहों के साथ काटा केक. इसी के साथ कौमी खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.